Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 9 civics chapter number 3 electoral politics. ये वाला चैप्टर के लिए जो डिस्क्लेमर है इसमें मैं बस इतना ही बताऊंगी कि पूरा चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ना। बहुत छोटे छोटे से फैक्ट्स और फैक्ट्स भी नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन जो प्रोसेस है या जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमको दोनों चीज़ों का एक मिक्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब देयर विल बी सम फैक्ट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीज़ें लिख कर दे दी है हमें, जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बना दिया है इलेक्शन का, एक जो प्रोसेस डिसाइड कर दिया वो तो हमको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो पूरी की पूरी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर ही है। मतलब कि अगर आप उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, राइट। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दी चैप्टर। यहाँ पर मैंने चैप्टर के सारे टॉपिक्स को एक साथ सम अप किया है। क्यों? ताकि हम कोई भी टॉपिक मिस ना कर पाएँ और एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी हम सारे टॉपिक्स को फॉलो करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग एकदम लिंक से बनेगी, राइट। चलो शुरू करेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझ में ही आ रहा है कि हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इलेक्टोरल सजेस्ट कर रहा है इलेक्शन को, ठीक है। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम इलेक्शन की प्रोसेस को। पहले तो ये देखेंगे कि इलेक्शन होता क्या है इन जनरल टर्म्स। अगर आप इलेक्शन के बारे में आपने फॉर्मल स्टडीज़ नहीं भी की हुई हैं तो भी आपको पता होगा कि इलेक्शन का मतलब है कि लोग वोट देकर क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं कंट्री को या गवर्न कर रहे हैं। गवर्न विल बी द राइट वर्ड, ठीक है। लेकिन इलेक्शन हो कौन सी कंट्री में रहा है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। कैसी कंट्रीज़ में इलेक्शन होता है? डेमोक्रेसी में। देखो, अब जो कंट्री डेमोक्रेसी है मतलब रूल ऑफ पीपल है। जी, बहुत ही सिंपल टर्म्स में चैप्टर को समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा टफ है, या जो इलेक्शन की प्रोसेस है, जो वोटिंग की प्रोसेस है, समझना डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम बिल्कुल ही बड़े बड़े कंसेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ने वाले। देखो, अब डेमोक्रेसी कैसी जगह है या कैसी कंट्री है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब दोनों तरीके से रूल किया जा सकता है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो पीपल है उनका रूल डायरेक्टली चलेगा, सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं। जितने लोग हैं कंट्री में सारे लोग मिलकर किसी एक चीज़ के ऊपर डिसीजन लेंगे और वही चीज़ होगी। रूल ऑफ पीपल है लेकिन डायरेक्टली है, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई इलेक्शन नथिंग, तो उसको आप कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो कि सारे लोगों का हर बार इकट्ठा आकर किसी भी डिसीजन को लेना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन्हीं सारी पॉपुलेशन से, पूरी पॉपुलेशन से वोटिंग कराते हैं जो भी एलिजिबल है वोट करने के, और वो सारे लोग मिलकर कुछ ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं, नॉट सिलेक्ट, इलेक्ट करेंगे, वोट देकर इलेक्ट करेंगे, जो बाकी पॉपुलेशन की तरफ से क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में किसको इलेक्ट किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव, मतलब री प्लस प्रेजेंटेटिव। ऐसे लोग जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति के थॉट्स को दोबारा से प्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप उसको कहेंगे रिप्रेजेंटेशन। और जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पीपल का, उसी को आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये पीपल क्या करेंगे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देंगे और फिर ये लोग जाकर बनाएंगे आपकी गवर्नमेंट, और वहाँ से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अल्टीमेटली दे विल गवर्न दी कंट्री। चलो, ठीक है। तो इतना समझे कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं जिसमें लोग जो हैं वो इलेक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हम सारे लोग जो हैं, ठीक है, कंट्री में जितने भी पीपल हैं वो सारे के सारे अगर एक साथ बैठकर एक डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये जो पूरी प्रोसेस है कितनी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी। कोई भी डिसीजन आप क्विकली ले ही नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी आबादी है, इतने करोड़ों लोग हैं, किस किस से पूछेंगे आप, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने पड़ेंगे। अब
ये रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए ही हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने कहा इलेक्शंस, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ कंट्री आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। पीपल से क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जा रहा है, किस मेथड के थ्रू या किस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं इलेक्शन। फाइन, चलो, तो हमारा पहला टॉपिक है वाई इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इलेक्शंस की? सिंपल, नीड यही है कि अ कंट्री विच इज़ हैविंग लार्ज पॉपुलेशन, वहाँ पर सारे लोग हर डिसीजंस को एक्टिव पार्टिसिपेशन से नहीं ले सकते। सारे लोग एक साथ काम छोड़ छाड़ के, आप सोचें कि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप 18+ हैं और आपको खुद जाके सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना है, तो आप अपना कॉलेज, अपना स्कूल, अपनी पढ़ाई, अपने काम, सारे काम छोड़ छाड़ के रोज़ जाकर के कोई डिसीजन के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं। अगर हम ये सारा काम रोज़ करेंगे तो फिर डिसीजंस भी क्विकली नहीं हो पाएंगे और साथ में हमारा जो खुद का काम चल रहा है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई रोज़ रोज़ जाकर एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से अच्छा है कि एक बार एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें और उसको बता दें कि भाई हम क्या चाहते हैं, फिर उसको किस तरीके से डील करना है वो उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, सो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। राइट, चलो, अब हमने देखा कि डेमोक्रेसी है तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती या कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो सिंपल उसको इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है देन इलेक्शन इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेसी का एक बेसिक कैरेक्टर ही है कि वहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए। फाइन, सो दिस इज़ द नीड ऑफ इलेक्शंस। डन। चलो, अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि अभी हमने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी में होंगे, राइट, तो फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन अलग से एक टॉपिक कैसे आ रहा है? डेमोक्रेसी में ही तो इलेक्शन हो रहा है ना, तो फिर ये टर्म क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन? डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने का एक सबसे सही तरीका है, राइट। अगर आपने ये वाला चैप्टर, आई गेस इसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, ठीक है, चाइना, मैक्सिको, जो क्या कर रही थी, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन दे वर ट्राइंग टू प्रिटेंड लाइक दे आर वर्किंग एज डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म समझा जाता है और सारे लोग डेमोक्रेसी होने का प्रिटेंड करना चाहते हैं, सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री होने का प्रिटेंड करती हैं। लेकिन असल मायने में हम क्यों कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस तो हैं बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो अगर कोई भी कंट्री को प्रॉपर डेमोक्रेसी होना है, प्रॉपर डेमोक्रेसी बनना है, तो उसको किस तरीके के इलेक्शन कराने चाहिए? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, ज़रूरी है ये हमने समझा। अब समझते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते क्या हैं। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपके किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए ज़रूरी है। आप चाहें तो पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी, आप उसमें भी टिक कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पीपल शुड हैव राइट टू चूज। लोगों के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या जिन लोगों को वो आगे लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने का उनके पास अधिकार होना चाहिए, है ना। राइट टू चॉइस उनके पास होना चाहिए, वो चूज़ कर सकें, ये उनके पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, या और स्पेसिफिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ईच पर्सन should have one vote and each vote should have equal value। हर पर्सन के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है, और हर वोटिंग राइट की या हर वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जिसका मतलब है एक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी व्यक्ति यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आ रहा है, जो भी 18+ है,
उसके पास एक वोटिंग राइट है और हर किसी व्यक्ति की वोटिंग, हर अडल्ट की वोट की वैल्यू एक है, ठीक है। अगर मैं एक अडल्ट हूँ और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक अडल्ट हैं, तो हम दोनों के पास एक वोटिंग राइट है, एक ही वोटिंग राइट है। वो भी जब वोट डालने जाएंगे तो एक ही काउंट होगा और मैं भी जब वोट डालने जाऊँगी तो एक ही काउंट होगा। मतलब हम दोनों के पास एक एक वोटिंग राइट था जिसकी वैल्यू इक्वल थी। तो डजेंट मैटर कि वो वोट कर रहे हैं या मैं वोट कर रही हूँ, दोनों की वैल्यू एक है, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके का सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं देन इट इज़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। लेकिन इसके अलावा 4 पॉइंट्स और हैं जिनका प्रेजेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फेयर चॉइस। Then regular intervals. First, candidates preferred by voters should be elected. एक बार में लिख लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। Then fifth, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलो, पहले हमने देखा कि हर व्यक्ति के पास, हर अडल्ट के पास एक राइट टू चॉइस या राइट टू वोट होना चाहिए और हर किसी के वोटिंग राइट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, फेयर चॉइस। जो चॉइस मिल रही है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनमें भी फेयर चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 करप्ट लोग या 2 करप्ट कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, अब आप किसको वोट दे रहे हैं जो कम करप्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फेयर चॉइस नहीं है ना। बस आपको मजबूरी में, क्योंकि आपके पास एक वोटिंग राइट है, आपको मजबूरी में वहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा कम करप्ट है, कौन सा कम खराब है, उसको हम वोट दे देते हैं, ठीक है। इट सिंपली मीन्स, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मैं हमेशा ही देती हूँ कि अगर मान लो मैंने आपको बोला कि अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अगर आप मेरा कोई काम करते हैं तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है। और आपने मेरा काम कर दिया, राइट। अब आप मेरे पास आए कि मैडम आपका काम हो गया, तो मैंने बोला चलो तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं। अब आपके, अगर मुझे आपको आइसक्रीम खिलानी है तो मुझे आपको कैसी चॉइस देनी चाहिए? फेयर चॉइस, कि जो भी आइसक्रीम आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पसंद के 2 फ्लेवर्स ला कर देती हूँ, 2 आइसक्रीम्स आपके सामने ला कर रखती हूँ जो मुझे पसंद है, और मैं आपसे बोलती हूँ अब तुम इसमें से चूज़ कर लो, लेकिन आपको दोनों ही पसंद नहीं है, राइट। तो क्या ये फेयर चॉइस है? नहीं। बस मैं आपको एक मजबूरी में चॉइस दे रही हूँ कि हाँ अब तुम इसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हो, राइट। लेकिन फेयर चॉइस कब होती है? कि जब ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हों जो वाकई उस कैपेबिलिटी के हों, ठीक है, उस लायक हों कि आप उनको वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव्स बना सकें, ठीक है। तो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कब कहलाएंगे? जब आप उसमें फेयर चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन में ला रहे हैं, इलेक्शन में उनको कैंडिडेट बना रहे हैं जो कि केपेबल हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, राइट। देन रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स हमारे यहाँ कितना है? 5 ईयर्स। जो इलेक्शन हो रहे हैं ये हर 5 साल में होने चाहिए या हर रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक बार इलेक्शन हो गया, अब किसी को पता नहीं कि अगली बार इलेक्शन कब होंगे, राइट। या अगली बार मान लो इलेक्शन होंगे ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट हो गया है, जो भी एक बार रिप्रेजेंटेटिव बन गया है, वो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा और नए लोगों को या और भी ज़्यादा केपेबल या कम्पिटेंट लोगों को चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्शंस कब होने चाहिए? रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए, हर 5 साल में। अगर आपने 5 साल एक टर्म बनाया है तो हर 5 साल के बाद आप क्या कराएंगे? हर 5 साल के बाद आप क्या कराएंगे? इलेक्शंस, ठीक है। अब हर 5 साल के बाद इलेक्शंस कराने से क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं उनको एक डर रहेगा कि हमें अगले साल या अगले 5 सालों के बाद दोबारा से अगर पावर में रहना है, अगर हमें दोबारा से इस पोजीशन पे रहना है, तो हमें लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे। चलो, देन कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय वोटर्स शुड बी इलेक्टेड। अब ये पॉइंट समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। जिन लोगों को वोटर्स वोट दे रहे हैं,
है ना, जिनको वोटर्स चाहते हैं कि भाई ये पर्सन इलेक्ट हो, उसको ही इलेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहने को तो इलेक्शन करा दिया, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपने करा दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिले आप उसको इलेक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब कि वोटिंग की काउंटिंग में आप गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। या वोटर से आपने कुछ भी इलेक्शन करा दिया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि वोटर्स के कायदे से, मतलब वोटर्स के वोट करने से तो ए पर्सन जो है वो जीत रहा है, लेकिन आपको पसंद नहीं है, आप बी को वोटर बना बी को आप क्या बना रहे हैं, कैंडिडेट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को इलेक्ट होना चाहिए जिसको वोटर्स ने क्या किया है, प्रेफर किया है, या वोटर्स ने जिसको ज़्यादा वोट दिए हैं, ठीक है। मतलब कि वोटिंग होने के बाद रिजल्ट जो है वो भी एक फेयर तरीके से सामने आने चाहिए, राइट। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस या फिर फ्रॉड, ठीक है। और फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब यहाँ पर चॉइस से ही है, राइट। मतलब कि इलेक्शन में आपको फेयर चॉइस तो देनी ही है, साथ में इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड, ठीक है। इलेक्शन कराते समय किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है, या किसी भी तरीके का पावर का मिसयूज़, या पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट करना, या फिर पैसे देकर वोटर्स को खरीदना, ईवीएम मशीन्स को करप्ट कराना, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इनको आप फ्रॉड या फिर मैल प्रैक्टिसेस में काउंट करते हैं। तो एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब कहलाएगा, व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड एंड इट प्रोवाइड्स फेयर चॉइस टू दी पीपल, then only you can say it is a free and fair election. Fine. So these 5 points covers a democratic election. किसी भी इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक तभी कह सकते हैं जब ये पूरे 5 पॉइंट्स जो हैं ये कंप्लीट हो रहे हों, राइट। देन ओनली यू कैन से कि कंट्री भले ही डेमोक्रेटिक है लेकिन इलेक्शंस भी डेमोक्रेटिक तरीके से करा रही है, राइट। एंड इफ़ अ कंट्री इज कॉलिंग इट सेल्फ डेमोक्रेटिक लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फिर वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस नहीं करा रही है, देन इट इज़ ओनली प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। चलो दूसरा टॉपिक हुआ डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी, अब क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो चांसेस काफ़ी कम हैं कि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। लेकिन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे कैन सिंपली अराइज इन योर क्वेश्चन पेपर। क्यों? क्योंकि ये सिंपली क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 4 से 5 पॉइंट बन रहे हैं। इवन अगर आप बिना इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए भी पेपर में लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और ज़्यादा बेटर है एक एक लाइन में 2 लाइन में इनको आप एक्सप्लेन कर दें। फाइन, चलो, बट मेक श्योर कि वेन एवर इन योर एग्जामिनेशन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराइज, आप उनको पॉइंट्स में लिखें। पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और आपको याद करने में, लिखने में भी आसानी होती है, ठीक है। और इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको आप छोड़ देंगे तो चलेगा। ऑल दी 5 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल कंपटीशन। अब कंपटीशन का सिंपल मीनिंग तो हम सारे लोग जानते ही हैं। कंपटीशन कब होता है? जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट कहीं पर भी हो, ठीक है। आप रेस अकेले तो नहीं लगा लेंगे ना कि खुद ही दौड़े और खुद ही जीत गए। रेस कब लगेगी? जब आपसे ज़्यादा, एक से ज़्यादा कोई व्यक्ति वहाँ पर इन्वॉल्व है ना। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तब आप रेस करेंगे। और रेस किसके बीच में होगी? 10 लोगों के ही बीच में होगी जो एक सिमिलर रेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, एक सिमिलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन क्या कहलाता है? इलेक्शन की प्रोसेस में जो पूरा का पूरा एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, उसको आप कहते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इलेक्शन में कंपटीशन किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। देखो, वन मोर थिंग, चैप्टर की शुरुआत में ही बता देनी चाहिए थी लेकिन अब बता देती हूँ, भूल गई थी मैं, कि अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक नहीं पता है डेमोक्रेसी का, या अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शंस को लेकर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो 8th स्टैंडर्ड में इलेक्शन को लेकर मैंने एक लेक्चर बनाया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है।
तो आप वहाँ से पहले उसको देख लें फिर उसको देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है ना, हम एक लेवल अप बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं या वोटर्स हैं, इन सब के बारे में शॉर्ट में बाद में बताया गया तो वो मैं बताऊँगी, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ना, एकदम ABCD शुरू करनी है अगर आपको इलेक्शन की डेमोक्रेसी की, तो आप पहले वो लेक्चर देखें और उसके बाद ये लेक्चर देखें, राइट। अदरवाइज आपका बेस क्लियर है तो आप सीधा यहाँ से देख सकते हैं। चलो, पॉलिटिकल कंपटीशन जो है या इलेक्टोरल कंपटीशन जो है किसके बीच में होगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। कि अगर एक पर्टिकुलर सीट है, जैसे आपने वो गेम खेला होगा म्यूजिकल चेयर्स, ठीक है। म्यूजिकल चेयर्स में क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं उससे कम सीट्स होती हैं, ठीक है। तो उन सबके बीच में कॉम्पिटिशन है ना। आखिरी में क्या होता है, अगर मान लो 2 या 3 लोग उस गेम में बचे हुए हैं और सीट केवल एक है, तब उस एक सीट के लिए वो 2 या 3 जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से सीट किसी एक को ही मिलेगी, जीतेगा तो कोई एक, राइट। सेम होता है कहाँ पर? आपके पॉलिटिकल कंपटीशन में। यहाँ पर भी सीट्स लिमिटेड हैं लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ठीक है। कैंडिडेट ज़्यादा है तो क्या होगा, हर जो कॉम्पिटिटर है या हर जो कैंडिडेट है उसको सीट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो सीट को कैसे अचीव करेगा? अगर उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर सीट को वो अचीव कर सकता है। पर्टिकुलर सीट को अचीव करने के लिए उसको वोटर्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि आप हमको वोट दें। और वोटर्स कब वोट देंगे? जब वो श्योर हो जाएंगे कि भाई आप उनके लिए कोई ना कोई काम करोगे जब आप पावर में आ जाओगे, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में क्या चलता है? पॉलिटिकल कंपटीशन। अब इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के बीच में तो होगा ही, जैसे हमने म्यूजिकल चेयर गेम देखा वैसे ही यहाँ पर कैंडिडेट्स के बीच में तो कंपटीशन होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है? अगर आपको ये नहीं पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है तो भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम तो सुने ही हैं, है ना। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, या सिंपली ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब कि उनका पॉलिटिक्स को देखने का जो नज़रिया है या पॉलिटिक्स करने का जो नज़रिया है वो सेम है। तो ऐसे लोग एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, है ना। आप ऐसे ही लोगों के साथ दोस्त बनते हैं ना जिनको, जो आपके जैसा सोचते हैं, ठीक है, या जो आपके जैसी हरकतें करते हैं आप उनके साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जो लोग एक से पॉलिटिकल थॉट्स रखते हैं, एक से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल समझ रखते हैं, वो सारे के सारे एक साथ आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो उस ग्रुप को आप एक पॉलिटिकल ग्रुप कहेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको पॉलिटिकल पार्टी की अगर मान्यता दे देता है तो ये बन जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके लिए आपको चैप्टर के ख़त्म होने तक का वेट करना पड़ेगा, राइट। इट इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर। चलो, तो ये हो गई आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में हमेशा ही क्या रहेगा? पॉलिटिकल कंपटीशन। जैसे अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, या अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए तो भी आपको समझ आया होगा कि कैंडिडेट्स तो अलग अलग जगह पे कंपटीशन में है ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा बड़े कंपटीशन में होती हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को जितनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी उसके हिसाब से उसकी पावर डिसाइड होगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ज़्यादा कंपटीशन होता है, राइट। और हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करें, थोड़ा सा क्रिटिसाइज ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, राइट। डन। सो दिस इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा, एनसीईआरटी में एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड? पॉलिटिकल कंपटीशन जो है पार्टीज़ के बीच में या कैंडिडेट्स के बीच में, इज़ इट गुड और बैड? इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? देखो, कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा है या बुरा है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि अगर कोई कंपटीशन होगा ही नहीं तो फिर आपको फेयर चॉइस कैसे मिलेगी? फेयर चॉइस तो तभी मिल रही है ना जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है तभी आप अपनी मर्ज़ी से एक फेयर चॉइस उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चॉइस ही एक है तो फिर कहाँ कंपटीशन?
कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको मन मार के क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को ही वोट देना पड़ेगा, राइट। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा चॉइस आपको मिल रही है वहाँ पर कंपटीशन होना लाजमी है, ठीक है। और वहाँ पर कंपटीशन होना इम्पॉर्टेंट भी है ताकि वोटर्स ये चूज़ कर सकें कि भैया अगर 4 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं तो चारों में से अच्छा कौन है, या चारों में से सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी किसके अंदर है। अब हर कैंडिडेट अपनी कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर इमर्ज हो जाएगा एक कंपटीशन। इसी को आप कह देंगे पॉलिटिकल कंपटीशन। सो इट इज़ गुड until and unless it is not going in a wrong direction, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि लोगों को फेयर चॉइस मिल सके, ताकि वोटर्स की कन्फ्यूजन दूर हो सके कि कौन ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है या कौन हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, फाइन। लेकिन अगर ये जो कंपटीशन है ये हमेशा ही या ज़्यादातर समय नेगेटिव तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है, या सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की तरफ ज़्यादा जाता है, तो ये गलत हो जाता है ना। मतलब कि अगर कंपटीशन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और ऐसी चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, और आप ज़रूरी टॉपिक्स को छोड़ दे रहे हो, तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, अपनी पार्टी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश और दूसरी पार्टी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़, उनको हमेशा ही इन्फीरियर बताने की कोशिश, ठीक है। तो अगर कंपटीशन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहा है, सही चीज़ों पर क्रिटिसिज्म नहीं गलत चीज़ों पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, देन यहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिकल कंपटीशन, टू मच ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ रॉन्ग, है ना, और वी कैन से इट इज़ बैड फॉर द डेमोक्रेसी, फाइन। चलो तीसरा टॉपिक भी हो गया। अब चलते हैं इंडियन इलेक्शंस पे। इंडियन इलेक्शंस, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया के इलेक्शंस भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जब आप इलेक्शंस को पढ़ते हैं तब हमें दोबारा से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के 5 बेसिक फीचर्स। People should have right to choose and each person should have 1 vote and each vote should have 1 value, equal value, या फिर आप 1 value बोलें that is also right। इसी को आप क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो बोलता है कि भैया जो भी 18 ईयर्स या उससे अबव है उसके पास वोटिंग राइट है और हर व्यक्ति के वोटिंग राइट की वैल्यू 1 है या फिर इक्वल है। देन इट शुड ऑफर फेयर चॉइस, इट शुड टेक प्लेस in regular intervals, that is for India it is 5 years. It means elections in India should be conducted in each and every 5 years. Then candidates preferred by the voters should be elected and the election should be conducted in a free and fair manner. Yeah, there should be free and fair elections. ठीक है, तो जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में इलेक्शंस को पढ़ेंगे तब भी हमें यही देखना है कि क्या ये हमारे 5 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। एक तो एस्पेक्ट ये है और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पूरी इंडिया एज अ कंट्री, एज अ होल, हम सारे किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, बेसिक प्रोसीजर हमारे यहाँ क्या है, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं अब हम आगे के लेक्चर में, राइट। चलो बोर्ड रब करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। चलो नाउ वी हैव टू सी इंडियन इलेक्शंस। हमने देखा इंडियन इलेक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। और हमें इंडिया के इलेक्शंस के बारे में तो स्पेसिफिकली ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आप 18+ के होंगे तो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ऐड होंगे और आपके पास वोटिंग राइट आएगा, ठीक है। वोटिंग राइट इंपॉर्टेंट है ना, एज अ सिटीज़न आपका एक बहुत ही ज़रूरी
राइट है, अधिकार है आपका, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि अधिकार यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, या सही तरीका क्या है उस अधिकार को एक इम्पॉर्टेंस, एक वैल्यू प्रोवाइड करने का, राइट। चलो, इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं हमने ये भी देख लिया है, ठीक है। इंडिया में हर 5 साल में हम क्या कराएंगे, रेगुलर इलेक्शंस कराएंगे। इलेक्शंस 2 टाइप के होंगे, एक होता है रेगुलर इलेक्शंस या जिसको आप जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, जो हर 5 साल में होगा उसी को आप कह देंगे जनरल इलेक्शन। और अनदर टाइप इज बाय इलेक्शंस, एक है आपका जनरल इलेक्शन और दूसरा है बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस मतलब जो रेगुलर इंटरवल यानी हर 5 साल में हो रहे हैं, राइट। और बाय इलेक्शंस क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर सीट के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है पर्टिकुलर सीट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उस सीट पर जो व्यक्ति इलेक्शन जीत के आया था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके कारण अब वो फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है, राइट। सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, इलेक्शन विल अगेन बी कंडक्टेड बट फॉर दैट सीट ओनली, फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, देन ओनली इट विल बी नोन एज बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन या रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, जैसे आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही इनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है। लेकिन जो किसी पर्टिकुलर सीट के लिए, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होंगे उसको बोला जाएगा बाय इलेक्शन, राइट। ना देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। देखो, इंडिया में जो सिस्टम है आपके इलेक्शन का, वो किस इलेक्ट करता है किसको, पहले लेजिस्लेचर्स को, और लेजिस्लेचर से जाकर बनता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बेसिक आइडिया फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। आई होप पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉ को एग्जीक्यूट कराना, इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम है पूरी कंट्री में जस्टिस सर्व करना, ठीक है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। चलो, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें जो लोग जीत रहे हैं वो जाकर कहाँ बैठेंगे, लेजिस्लेचर। इनमें से कुछ लोगों को बनाया जाएगा एग्जीक्यूटिव्स, और जुडिशरी इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इलेक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन अफेक्ट होता है, आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स। अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पूरी इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके पास 2 हाउसेज हैं, उसके लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके पास कितने हाउसेज हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा के इलेक्शन के लिए, लोकसभा बनाने के लिए जो इलेक्शन होगा उसको आप कहेंगे लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। चलो ध्यान से समझें। मान लेते हैं ये हमारी कंट्री है इंडिया, ऐसी नहीं दिखती है लेकिन मैंने बना दिया तो अब आप इसको ऐसा ही मान लें, राइट। मान लेते हैं कि ये हमारी इंडिया है और ये ऐसी दिखती है। अब लोकसभा में, लोकसभा को बनाना है, ठीक है, लोकसभा को बनाना है तो लोकसभा को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, पूरी इंडिया से लोगों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट। अब पूरी कंट्री के लिए अगर आप एक गवर्नमेंट बना रहे हैं, एक लेजिस्लेचर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स लाना चाहिए। पूरी कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव लाने का क्या तरीका है कि पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। किस लिए, इलेक्शन की प्रोसेस के लिए, है ना। मान लेते हैं ये हमारी कंट्री इंडिया है। अब हमने इंडिया को क्या किया, लोकसभा का हमें इलेक्शन कराना था तो हमने इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने हर एक पार्ट को कह दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक पार्ट को हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 545, राइट, जिसमें से इलेक्शन कितने पे होता है, 543। 2 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, एंग्लो इंडियंस के लिए।
लेकिन अब रिसेंट में क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है ना। अब गवर्नमेंट बताएगी कि जो बाकी की 2 सीट्स है उस पर कैसे काम होगा। 543 सीट्स अगर हमको भरनी है लोकसभा की पूरे इंडिया से, तो हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया को कितने टुकड़ों में बांटेंगे या कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे, 543। ठीक है, हम 543 टुकड़ों में इंडिया को डिवाइड करेंगे, है ना। और हर हिस्से में, हर एक पार्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्या कराएंगे, इलेक्शन, राइट। अब सारी जगहों पर इलेक्शन होगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति जीत कर आएगा जो यहाँ पर एक एक करके 543 सीट्स को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके लोकसभा के इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऑन द बेसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पॉपुलेशन। कोशिश की जाती है कि भाई पूरे इंडिया को हम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रहे हैं सब में लगभग इक्वल पॉपुलेशन हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक जगह पर लोग जाते हैं तो उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, नहीं। आप केवल उनका नाम जो है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिख देंगे और वो वहाँ जाकर वोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। कंट्री को जितनी सीट्स भरनी है उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन ही इलेक्ट होगा। डजेंट मीन कि एक व्यक्ति इलेक्ट हो रहा है तो इलेक्शन में एक ही व्यक्ति खड़ा है। आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, वहाँ पर आपको फेयर चॉइस देनी पड़ेगी, राइट। फेयर चॉइस में अगर 4 से 5 कैंडिडेट है उनमें से कोई एक व्यक्ति जीत कर आएगा और वो इस सीट पर आकर बैठेगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज 543 सीट्स को भरने के लिए हमने करा दिया इलेक्शंस। ये कौन सा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन। ठीक है, लेकिन मान लो कि ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर एक पर्सन जिसका नाम है ABC, ठीक है, जिसका नाम है ABC, वो यहाँ पर इलेक्ट तो हो गया, जीत के आ गया, लेकिन मान लो किसी वजह से ये अब इस जगह से इलेक्ट होकर काम नहीं कर पाता। मान लेते हैं कि इसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर अपनी मन मर्जी से किसी भी पर्सन को सीट पर बिठा दिया जाएगा। इस जगह पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। पूरी कंट्री में नहीं करा रहे, सिर्फ इस जगह पर करा रहे हैं ताकि इस पर्सन की जगह हम किसी और को इलेक्ट करके ला सकें। तो देन इट विल बी नोन एज बाई इलेक्शन। राज्यसभा में इलेक्शंस अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होते हैं। वो कैसा है हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अभी हमारा फोकस है इलेक्शन को समझने के लिए। डन। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये पूरा का पूरा समझना है तो वही आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं 8th स्टैंडर्ड का, उसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझाई गई हैं, बहुत डिटेल में। डन। चलो, तो यहाँ पर हमने बना दी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। व्हाट आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेन में आप रिजर्वेशन लेते हैं। अगर मान लो मैंने सीट नंबर 6 बुक कर दी, मेरे पास 6 नंबर सीट की टिकट है, रिजर्व्ड टिकट है, तो इसका मतलब क्या है कि उस 6 नंबर पे सिर्फ मैं ही बैठ के जाऊंगी, कोई और बैठ के नहीं जाएगा, या कोई और व्यक्ति आकर मुझे उठा नहीं सकता कि तुम इस जगह से उठो। वाई? क्योंकि मैंने उसको रिजर्व्ड किया है, ठीक है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कर रहा है जाके कि रुमाल रख दिया इस जगह पे हम बैठेंगे, नो। यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया कि भाई यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग बैठेंगे, कोई और व्यक्ति आकर इन जगह पर नहीं बैठ सकता, राइट। समझते हैं कैसे? मान लो 5 सीट्स हैं, ठीक है, छोटे नंबर्स लेते हैं, ज़्यादा आसान होता है। 5 सीट हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि एक काम करो, 5 में से 2 सीट्स जाएंगी SC को, 1 सीट जाएगी ST को। कितनी बची? 2, ठीक है। चलो यहाँ पर 1-1 ले लेते हैं, ठीक है, बची कितनी? 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि 5 सीट्स अगर हमारे पास टोटल हैं तो उसमें से हम कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे ताकि SC, ST, OBC या विमेन, जो ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अभी तक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पाए, या जिनको अभी तक आप पिछड़ा वर्ग गिनते हैं, है ना, जिनके डेवलपमेंट में अभी तक कमी है, वो आपके इक्वल नहीं आ पाए हैं, उनको, उनके लिए क्या कर दिया है, सीट्स को रिजर्व कर दिया या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया है,
ताकि उनका भी अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता, 5 की 5 सीट्स हैं, अब कोई भी व्यक्ति आकर 5 सीट्स भर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, राइट, और 5 सीट को भर देगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई 5 की 5 में से कोई भी एक भी सीट पर ना कोई एससी है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन नहीं है, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन नहीं है, कोई विमेन नहीं है और कोई ओबीसी का पर्सन नहीं है, तो ऐसे लोग जो सोसाइटी में है, सोसाइटी में तो है ना, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और विमेन, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, उनकी बात आके कौन हमको बता रहा है, कोई नहीं। तो क्या हम उन लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, या क्या उनका पॉलिटिकली एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि एक काम करो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिजर्व कर देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं ये रिजर्व होंगी, तो इन पर सिर्फ वही लोग आकर बैठ सकते हैं जिनके लिए रिजर्व्ड है, राइट। अब 5 में से कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि एक सीट है एससी की, एक सीट है एसटी की, ठीक है, ये है शेड्यूल्ड कास्ट और ये है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। मतलब कि ये जो 2 सीट्स हैं, 5 में से ये 2 सीट पर आकर इस पर सिर्फ एक एससी पर्सन बैठ सकता है और इस पर सिर्फ एक एसटी पर्सन बैठ सकता है, ठीक है। कोई दूसरी कम्युनिटी का कोई जनरल व्यक्ति, कोई भी दूसरी कास्ट ओबीसी यहाँ पर आकर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसी हैं, रिजर्व्ड। समझ आया? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किस किस के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है? एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन। विमेन के लिए बोल दिया कि भैया 1/3 सीट्स जो हैं किसी भी अर्बन या लोकल बॉडी में, गवर्नमेंटल बॉडी में, उसकी 1/3 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? विमेन के लिए। क्यों? ताकि विमेन का भी पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है। एक बात और बहुत ज़रूरी है, अगर एससी के लिए एक सीट को रिजर्व किया गया है तो इस एक सीट पे तो एससी पर्सन ही आएगा, है ना, शेड्यूल कास्ट पर्सन ही आकर इस जगह पर बैठेगा। नहीं आ रहा तो जगह खाली रहेगी, सिंपल, राइट। लेकिन कोशिश की जाती कि अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो वहाँ पर किसी ना किसी व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा किया जाए। लेकिन डजेंट मीन्स कि ये जो 5 में से अगर एक एससी के लिए कर दी है तो, और एक एसटी के लिए कर दी है, और मान लेते हैं कि एक ओबीसी के लिए कर दी है, 3 सीट्स रिजर्व कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी बची 2 सीट्स हैं उसमें कोई एससी पर्सन नहीं आ सकता। नॉन रिजर्व्ड सीट पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या विमेन हो। लेकिन ऐसी सीट्स जो इन चारों के लिए, इन चारों कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व्ड हैं, उन पर सिर्फ ये आ सकते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं आ सकता। कोई भी जनरल व्यक्ति एक रिजर्व्ड सीट पर, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नहीं आ सकता। लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी या विमेन है, ये एक जनरल सीट पर आके इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अनजस्ट साउंड करता है लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। क्यों कर रहे हैं हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? ताकि ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को आगे लाया जा सके जो कि सोसाइटी में अभी तक काफ़ी पीछे थे, पॉलिटिक्स में जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। उनको पॉलिटिकली एक्टिव करने के लिए, उनको प्रॉपर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। डन। अगर किसी को ना पता हो तो एससी और एसटी का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये पता होनी चाहिए, लेकिन ये भी लगता है कि कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना तो गूगल करके ढूंढेंगे और ना ही यहाँ पर पूछेंगे, राइट। तो ठीक है, एज अ टीचर बताना मेरा काम है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। कास्ट और ट्राइब्स, कुछ ऐसी कास्ट और ऐसी ट्राइब्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ बुक, ठीक है। बुक के आखिर में बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है, या एक कुछ ऐसे इंडेक्सेस या कुछ ऐसे पेजेस लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि भैया
कुछ लिस्ट उसमें दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर में 12 लिस्ट बनाई गई हैं, ठीक है, जिनको शेड्यूल बोला गया है। जिनको क्या बोला गया है? शेड्यूल, ठीक है। तो उन 12 में से 2 शेड्यूल हैं, जिसमें से एक शेड्यूल्ड कास्ट का है और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब का है। उन दोनों शेड्यूल में जिन भी कास्ट और जिन भी ट्राइब्स का नाम लिख दिया गया है, बहुत सारी कास्ट और बहुत सारी ट्राइब्स हैं इंडिया में, ठीक है। ऐसे में से जो कुछ सिलेक्टिव कास्ट और ट्राइब्स का नाम शेड्यूल में लिख दिया गया है, उन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनको आप कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये ऐसे लोगों के नाम या ऐसी ट्राइब्स के नाम इसमें लिखे गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, ठीक है, या जिनको बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है सोसाइटी में। तो अब इनको आगे लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इनको बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में, है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, बहुत सारी जगह पर इनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। डन। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक और पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चलो तीसरा टॉपिक, वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट क्या होता है? सिंपल, वोटर की लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसमें सारे वोटर्स के नाम हैं, उसको आप कह देते हैं वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट का एक और नाम होता है इलेक्टोरल रोल। वोटर लिस्ट का एक और नाम होता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट कुछ नहीं है, बस एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे वोटर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब सारे वोटर्स का नाम लिखा होने का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि हर साल बहुत सारे बच्चों का बर्थ होता है, हर साल बहुत सारे बच्चे अडल्ट होते हैं, हर साल बहुत सारे किसी भी एज के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, मिडिल एज्ड हों, या किसी भी एज में डेथ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम ऐड होना चाहिए, जो अभी 18+ हुए उनका नाम ऐड करना पड़ेगा, और बहुत से ऐसे लोग जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उनको उस लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ पता हो कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इंडिया के वोटर हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे वोटर्स की जो एक लिस्ट प्रिपेयर होती है उसी को कहा जाता है वोटर्स लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल, ठीक है। उन लोगों को ऐड करना जो अडल्ट हो चुके हैं और उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना जिनकी डेथ हो चुकी है, राइट। सो इस तरीके से आपकी वोटर लिस्ट जो है या जो इलेक्टोरल रोल है, इसको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है इलेक्शन के पहले। जैसे अगर अभी इलेक्शंस होंगे, है ना, तो वोटर लिस्ट को क्या कर दिया जाएगा? अपडेट कर दिया जाएगा, नए वोटर्स के नाम ऐड, और जो वोटर्स अब नहीं हैं अलाइव उनके नाम को हटाया जाएगा, राइट। तो ये हो गई आपकी वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला जाता है EPIC। जैसे आप वोट देने अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अपनी आइडेंटिटी लेकर जानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक वोटर हूँ, ठीक है, तो मैं वोटर हूँ, ये तो मेरे देश की गवर्नमेंट को पता है ना, इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि मैं वोटर हूँ, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं वोट देने जाऊँगी तो वो मुझसे बोलेंगे कि आपका नाम बताइए, या मुझसे मेरा ID मांगेंगे। अब ID के रूप में मैं क्या दिखा सकती हूँ? या तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दूँ, वोटर ID दिखा दूँ जो मुझे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, राशन कार्ड बता सकती हूँ, या फिर आधार कार्ड बता सकती हूँ, ठीक है। ये चारों के चारों जो चीज़ें हैं ये एज अ आइडेंटिटी एक्ट करेंगी। प्लस इसके साथ एक और नई चीज़ है EPIC, मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ये कार्ड होगा जिसमें मेरी फ़ोटो होगी और जिसमें मेरे नाम और मेरा पता, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये भी लेकर जाती हूँ, ये गवर्नमेंट ही बांटती है इलेक्शन से पहले, ठीक है। एक ऐसे पर्ची आपको बांटी जाएगी, स्लिप्स आपको बांटी जाएंगी जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा और आपकी फ़ोटो भी उसमें होगी, राइट।
लेकिन गवर्नमेंट ये अभी सारे वोटर्स को प्रोवाइड नहीं करा पाती है, इसलिए इसको कंपलसरी नहीं बताया है। स्टिल अगर आपके पास EPIC नहीं है तो भी, और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो भी आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ID तो अपनी दिखानी पड़ेगी। EPIC है देन इट इज़ ओके, अब बिना ID के भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ID है तब तो गवर्नमेंट ने आपको ये EPIC कार्ड दिया है ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप जाते हैं वोट देने, आपके पास ID कार्ड भी है, लेकिन किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जगह किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और आप पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने चले गए, तो वो पहले चेक करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट देने के लिए। डन। तो ये हो गया आपकी वोटर लिस्ट। नेक्स्ट, नॉमिनेशन। लेक्चर लंबा जा रहा है, आई एम ट्राइंग कि पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में हम सम अप कर दें, क्योंकि कंसेप्ट्स ही हैं, जो चीज़ समझने की उसको समझो और ख़त्म करो, है ना। 10 छोटे छोटे अलग अलग लेक्चर्स बनाने में मुझे भी बड़ी परेशानी होती है, राइट। तो हम एक ही लेक्चर में सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। देन नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या है? आपके स्कूल्स में अगर कॉम्पिटिशन्स होते हैं या हाउस कैप्टन्स या स्कूल कैप्टन्स बनाए जाते हैं, तो उसका जो इलेक्शन होता है उसमें पहले कुछ लोग खड़े होंगे ना, तब तो आप उसमें से चूज़ करेंगे, राइट। उसको कहा जाता है नॉमिनेशन। तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले भी नॉमिनेशन होता है, राइट। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें से, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है A। अब इस A कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ही पर्सन इलेक्ट होगा, लेकिन इलेक्शन में खड़े तो 3-4 लोग होंगे ना, ज़्यादा ही, राइट। अगर मान लो इस इलेक्शन में 4 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4, राइट। अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 जो कैंडिडेट हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों कैंडिडेट्स को एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों के चारों नॉमिनेटेड है, लेकिन इलेक्टेड कोई एक होगा, ठीक है। जब लोग वोट करेंगे तो उनके पास 4 ऑप्शन होंगे कि ये 1 2 3 4 किसको वोट करना है। जो भी, अगर मान लो आपको सेकंड नंबर का कैंडिडेट पसंद है तो आप उस पर वोट कर सकते हैं। डन। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म चारों को फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में इनको क्या बताना पड़ेगा? इनका पूरा नाम, इनका पता, फिर इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, एज क्या है, मेडिकल इश्यूज़ क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक है। कितने एसेट्स हैं आपके पास, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नॉमिनेशन फॉर्म में बतानी पड़ती है, ठीक है। प्लस नॉमिनेशन फॉर्म को भरते समय इनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब कि अ सम ऑफ मनी, जो अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, राइट। सपोज आई वांट टू स्टैंड इन इलेक्शन, ठीक है। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरने गई। अब वहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय मुझसे पूछा जाएगा कि भाई एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको हमको देना पड़ेगा। मान लो 25,000 रुपये मुझसे बोला गया कि आपको देने हैं, डिसाइडेड रहता है, अलग अलग नहीं मांगे जाते हैं, डिसाइडेड रहता है, राइट। मान लो मुझे लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने बोला कि आपको भाई 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको देना पड़ेगा। अब 25,000 रुपये मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इनको देना है तो मेरे पास होने चाहिए ना। 25,000 रुपये मैं इनको दे दूंगी, और अगर मान लो मुझे एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट, मान लेते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट है 80, मान लेते हैं, सपोज करो, मानो बस, ठीक है, भरोसा मत करो इस बात पे। मान लेते हैं कि क्या है, 80 मिनिमम वोट्स है किसके लिए? लोकसभा इलेक्शन के लिए, कि भैया अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो मैटर आप जीत रहे हैं हार रहे हैं, अगर आप हार भी रहे हैं और आपको 80 से कम वोट मिले तो ये 25,000 रुपये वापस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 80 वोट या उससे ऊपर मिल जाते हैं और आप जीत भी नहीं रहे हैं तो भी आपको ये 25,000 रुपये वापस मिल जाएगा। क्यों है ये वाला क्लॉज, क्यों ऐड किया गया है? टू एलिमिनेट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। नहीं तो अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल नहीं करनी होगी, भरनी नहीं होगी, तो एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर करके कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में आएगा, है ना। और टाइम पास करने के लिए क्या करेगा, पूरे इलेक्शन में जो प्रोसेस है या जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको मजाक बनाएगा,
ठीक है, या उसका मिसयूज़ करेगा यहाँ पर आके, ठीक है। इसलिए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाया जा सके, जो व्यक्ति सीरियस नहीं है, जिसको अपने 25,000 रुपये प्यारे नहीं हैं, वही जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है। मतलब सीरियस कैंडिडेट्स ही यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स यहीं पर एलिमिनेट हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नाउ कमिंग टू द इलेक्शन कैंपेन। वन मोर थिंग जो नॉमिनेशन में ऐड होगी, विच इज़ जो भी व्यक्ति इलेक्शन में वोट देने के लिए कैपेबल है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कैपेबल है। मतलब कि अगर आप एक वोटर हैं इंडियन कंट्री के, तो आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी क्या है, कैपेबल हैं। बट एक छोटी सी शर्त है कि आप वोट करने के लिए 18+ होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 25+ होने चाहिए, ठीक है। मतलब एज का बस एक क्राइटेरिया है कि 18+ में वोट तो देंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ना है तो 25 तक की एज तक का आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें तो हमने इंक्लूड कर ही ली थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्शन कैंपेन। लास्ट 3 टॉपिक बचे हैं। पोलिंग काउंटिंग बहुत ही छोटा सा है, कैंपेन इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन या कैंपेनिंग जो होती है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ कैंपेनिंग करने, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को प्रमोट करने जा रही हूँ कि भाई मैं ये काम करने वाली हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या अगर आप लोग मुझे अपना सपोर्ट देंगे तो मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से करूँगी और इससे आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज कैंपेनिंग, राइट। अब इलेक्टोरल या इलेक्शन कैंपेनिंग क्या है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, जगह जगह पर जाएगा और वोटर्स को बोलेगा कि इफ़ यू विल वोट फॉर मी, आई विल प्रोवाइड दिस दिस एंड दिस थिंग्स टू यू, राइट। अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाह रही हूँ तो मैं वोटर्स के पास जाऊँगी, मैं पहले अपना एक मैनिफेस्टो निकालूंगी, ठीक है। कि मतलब मैनिफेस्टो मतलब एक ऐसा पेपर जिस पे वो सारी चीज़ें मेंशन है जो मैं अगर जीत जाती हूँ इलेक्शंस तो मैं अपनी जनता के लिए या अपने वोटर्स के लिए वो सारे काम पूरे करूँगी, ठीक है। कि किसानों को क्या फ़ायदा होगा, छोटे स्मॉल बिजनेसेस को क्या फ़ायदा होगा, विमेन के लिए क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, लेबर्स के लिए क्या काम होगा, एजुकेशन सिस्टम में मैं क्या चेंज करने वाली हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब भी कोई व्यक्ति लिख कर देता है अपने वोटर्स को कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी, इसको आप कहेंगे कैंपेन, ठीक है। इलेक्शन का समय चल ही रहा है, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके घर आएंगे, है ना, आपसे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भाई वोट दे हमको, राइट। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैंपेनिंग, राइट। एंड कैंपेनिंग को आप नेगेटिव तरीके से नहीं देख सकते, राइट। कैंपेनिंग गलत तरीक़ों से भी होती है, लेकिन कैंपेनिंग अपने आप में जब आप एक कंसेप्ट या एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। कैंपेनिंग ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप अपने वोटर्स के पास जाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि भाई हम क्या क्या चीज़ें आपके लिए करेंगे या आपकी क्या समस्या आप हमें बताएं उनको, अगर आप हमें वोट देकर जिताते तो हम ये सारी समस्याएं आपकी दूर करेंगे, ठीक है। तब तक वोटर्स को पता कैसे चलेगा कि भाई आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं या उनके लिए फेयर चॉइस जो है वो क्या होगी, राइट। सो कैंपेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। लेकिन कैंपेनिंग करने के बहुत सारे नेगेटिव वेज भी हैं, या कैंपेनिंग में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड्स को भी इंक्लूड किया जाता है, राइट। कैसे कि फ्री में लिकर या कैश या बहुत सारे ऐसे ज़रूरत के सामान बंटवा दिए जाते हैं इलेक्शन के पहले, जो कि वोटर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ थोड़े से पैसे लेकर उन्होंने अपने वोट को चेंज कर दिया, राइट। तो कैंपेनिंग हुई लेकिन नेगेटिव तरीके से हुई, ठीक है। तो कैंपेनिंग पॉजिटिव तरीके से जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वोटर्स के बीच में भी अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है। और जो कैंडिडेट है उसको भी समझ में आता है कि भाई अल्टीमेटली हमें वोटर्स ही जिता पाएंगे, तो हमें इनके लिए काम करना ज़रूरी है, राइट। तो कैंपेनिंग हो गई। कैंपेनिंग के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे टॉपिक नहीं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को उठाया जाता है, ठीक है। कि मान लो
विमेन के अगेंस्ट अगर क्राइम बढ़ रहे हैं या सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो जो भी उस समय इलेक्शन में कैंडिडेट्स आएंगे उनका फोकस रहेगा कि भाई क्राइम्स को कम करने के लिए हम काम करेंगे, है ना। तो उसको लेकर वो बहुत सारी अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज़ लोगों को बताते फिरेंगे, ठीक है। मान लो पॉवर्टी ज़्यादा चल रही है तो वो बोलेंगे कि हम गरीबी को कम करेंगे, है ना। जैसे इंदिरा गांधी के समय उन्होंने बोला था कि गरीबी को हम हटाना चाहते हैं ना, गरीबी हटाओ चलाया उन्होंने, राइट। तो इस तरीके कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को उठाकर कैंपेनिंग की जाती है बाय द कैंडिडेट्स हु आर स्टैंडिंग इन इलेक्शन, राइट। अब कैंपेनिंग के साथ साथ कैंपेनिंग कौन करेगा? जो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना, जो नॉमिनेटेड हैं वो सारे लोग करेंगे कैंपेनिंग, ठीक है। कैंपेनिंग के साथ साथ इनको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जिसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक तरीके से एक लिमिटेशन लगाई जाती है सारे कैंडिडेट्स के ऊपर कि भाई इस लिमिट तक ही आपको ये काम करने हैं, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। कैसे ये लिमिटेशन क्या है या कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड होता है कि जैसे मान लो एक पार्टी, जैसे अभी बीजेपी पावर में है, ठीक है, तो बीजेपी जब भी कैंपेनिंग करेगी उसको कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी पार्टीज़ को भी रखना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को के ऊपर कुछ दूसरे रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि वो गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ऑफिसेज का यूज़ नहीं कर सकती, टेम्पल्स में जाकर या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर वोट नहीं मांग सकती या अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकती कैंपेनिंग के लिए। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन के पहले लगेगा ऑब्वियसली, और कैंपेनिंग के समय तक भी ये वहाँ पर रहेगा ताकि कैंपेनिंग में मैल प्रैक्टिसेस ना हो या पावर का मिसयूज़ ना हो, ठीक है। और जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो पावर में नहीं है उनको भी बराबर चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना कैंपेनिंग सही तरीके से कर पाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ इलेक्शन कैंपेन। नेक्स्ट टॉपिक, पोलिंग एंड काउंटिंग। पोलिंग का मतलब है वोटिंग, ठीक है। पोलिंग का मतलब क्या होता है? वोटिंग। जब आप वोट डाल रहे हैं उस प्रोसेस को ही बोला जाएगा पोलिंग, और काउंटिंग तो हम समझते ही हैं, गिनती, ठीक है। पोलिंग जो है, पोलिंग के लिए डेट्स एंड वेन्यू, वेन्यू नहीं, हम पोलिंग बूथ कहते हैं, ठीक है। ऐसी जगह या ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जिनको क्या बना दिया जाता है, एक सेंटर बना दिया जाता है जहाँ पर लोग जाएंगे, वोट करेंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब वोटिंग कैसे होती है? ईवीएम मशीन्स के थ्रू। नाउ व्हाट इज ईवीएम? रब करना पड़ेगा। EVM means इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन है मतलब वोटिंग में मदद आने वाली मशीन, लेकिन कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस तरीके से मशीन के ऊपर एक बॉक्स लगा होता है जिसमें एक तरफ सिंबल्स होंगे, है ना, मतलब ये बटन्स लगी होंगी, एक तरफ पार्टी के सिंबल बने होंगे और यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम और उनके पिक्चर लगे होंगे, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना है, तो आप इसके ऊपर की बटन जो है, जो इसके एडजस्टेंट बटन है, उसका प्रेस कर देंगे, तो ये जो मशीन है ये आपका एक वोट काउंट कर लेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? आपका एक वोट काउंट कर लेगी, किसके फेवर में? इस कैंडिडेट के फेवर में। मतलब कि वोटिंग तो हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, राइट। आपने जैसे ही बटन प्रेस की, वहाँ से एक सायरन या एक बजर की आवाज़ आएगी, ठीक है, और आपका वोट जो है वहाँ पर काउंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में, राइट। तो इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसके थ्रू वोटिंग होती है। इसके साथ साथ अब क्या शुरू कर दिया है, साइड में एक और मशीन होती है, ठीक है, जो क्लोज्ड होती है, जिसको आप खोल नहीं सकते ऊपर से, राइट। उस मशीन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मान लो मैंने सेकंड कैंडिडेट की बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा एक वोट काउंट हो गया। ये तो मशीन को पता है, ईवीएम मशीन को पता है और मुझे पता है,
ठीक है। लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इस ईवीएम मशीन को हैक करके रखा है या इसको ख़राब किया है या करप्ट किया है, ठीक है। तो साइड में एक और छोटी सी मशीन रखी होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसको वोट करूँगी वैसे ही यहाँ से, जैसे आपने देखा होगा ना जब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो आपको जो डिपॉजिट स्लिप या जो कुछ भी आपको एक स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, वो जैसे एक बिल की तरह जैसे एक बाहर आती है ना, उसी तरीके से यहाँ से एक छोटा सा स्लिप बाहर आएगा जिसमें क्या लिखा होगा, आपका नाम, और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि भाई ये वोट जो है वो किसको गया है, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, ठीक है। तो मैं उसमें चेक कर सकती हूँ कि मैंने जिस बटन पर प्रेस किया है क्या मेरा वोट उसी पर्सन के लिए काउंट हुआ है, ठीक है। तो एक क्रॉस चेक करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे कि भैया ईवीएम मशीन जो है इसको हैक कर लिया जाता है ना, वोटर्स जो हैं उनके वोट की सही काउंटिंग नहीं की जाती, तो रिजल्ट अल्टीमेटली कैसे आते हैं, गलत, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है, एक क्रॉस चेक करने का जो तरीका है, ये फैसिलिटेट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, राइट। तो ये कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शंस कैसे होंगे, अब पोलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू, और हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं उसको क्रॉस चेक करने के, राइट। इसके बाद क्या होगा, ईवीएम मशीन्स को वोटिंग के बाद पैक कर दिया जाता है, काउंटिंग नहीं होगी, इनको कुछ भी ऑपरेशन में नहीं लाया जाएगा। जैसे ही आखिरी पर्सन यहाँ पर वोट डालेगा वैसे ही इनको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। और कब खोला जाएगा, जिस दिन गवर्नमेंट डे ऑलरेडी, जिस दिन गवर्नमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन डिसाइड कर चुका है कि भाई इस पर्टिकुलर दिन को ईवीएम मशीन्स को खोला जाएगा और चेक किया जाएगा, काउंट किए जाएंगे वोट्स, ठीक है। जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगी, ठीक है। तो यह हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पोलिंग का तरीका। अब पोलिंग जहाँ पर होती है उस जगह को आप कहते हैं पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर्स भी आप कह सकते हैं। अब इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर है, यहाँ पर टॉपिक आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलिंग बूथ ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैसे, पोलिंग बूथ के अंदर तो नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटी लगी होती है, पोलिंग बूथ के बाहर कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं थोड़ी दूरी पर, है ना, उनके सपोर्टर्स खड़े हो सकते हैं और आने जाने वाले लोगों को बोल सकते हैं कि भाई हमारे लिए वोट करना। दे कैन नॉट फोर्स बट एटलीस्ट दे कैन से, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में और थ्योरीज में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस जो हैं वो पोलिंग बूथ के आसपास होती हैं, ठीक है। पोलिंग बूथ के आसपास भी लोगों को कैश या बहुत सारी चीज़ों को लालच देकर उनको वोटिंग उनकी चेंज करा दी जाती है ना, ब्रेन वॉश करने के तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलिंग बूथ। और काउंटिंग मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर डेट जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, उस दिन सारे वोट्स की काउंटिंग होगी और उसी दिन बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी है या कौन सा कैंडिडेट जो है वो बाकी कैंडिडेट से आगे है और वो जीत चुका है, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जीतेगा वो आपकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जाकर क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, राइट। चलो, ये हुई वोटिंग और काउंटिंग। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर एंड फॉर दिस डे ऑल्सो, ECI. ECI is Election Commission of India. कायदे से इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन NCERT के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसको सबसे लास्ट में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेहद ही पावरफुल है। साथ में इसका काम क्या है, टू कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कंडक्ट कराने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसने वोटिंग करा दी, ईवीएम मशीन्स प्रोवाइड करा दी, राइट। यहाँ पर इलेक्शन कराने का मतलब है बिल्कुल इलेक्शन की डेट के डिक्लेरेशन से रिजल्ट आ जाने के बाद तक ये अथॉरिटी पूरे पावर में रहती है और सारा काम हैंडल करती है। इट इज़ इवन पावरफुल देन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स रहते हैं, तीन, राइट। कौन कौन इसमें रहेगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर,
ठीक है, एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर्स की बॉडी है, ठीक है, और ये 3 मेंबर्स मिलकर बहुत सारा काम करते हैं। ऑब्वियसली इनके पास बहुत बड़ा स्टाफ है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन मेन बॉडी हम कितने लोगों की गिनते हैं? 3, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर देगा? प्रेसिडेंट। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के बाद उसको हटाना आसान नहीं है, प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं है उसको यहाँ से हटाना, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया? ये अब गवर्नमेंट से या प्रेसिडेंट से क्यों पावरफुल कर दिया इसको थोड़े समय के लिए इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट काम करने वाला है पूरी कंट्री के लिए, जहाँ पर आप किसी भी पावर में रहने वाले व्यक्ति पर डिपेंड नहीं कर सकते, है ना, या उसको ज़्यादा पावर नहीं दे सकते, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के या जो इलेक्शन कमिश्नर है, टोटल ECI जिसको आप कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है। बहुत सारे कामों में कैसे काम है देखो, सबसे पहले काम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कब होंगे, ठीक है। इलेक्शन होंगे कब, मतलब पोलिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा काम क्या है? वोटर लिस्ट बनाना, कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा ये भी इलेक्शन कमीशन बनाएगा। तीसरा काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करना, या आप इसको भी डिलिमिटेशन भी कह सकते हैं। बहुत आगे का टॉपिक है इसलिए यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती घटती रह सकती है, तो उनको चेंज करते रहना किसका काम है, या उनको पॉपुलेशन उसमें दोबारा से बराबर करने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हर 5 साल में नहीं करती है, ठीक है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन किया है कि उतने टाइम के बाद वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से रीचेक करती है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ी घटी है, तो दोबारा से हम इनको क्या करते, एक मॉडरेशन में ले आए, ठीक है। देन इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन देगी। आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपके क्या देगी? रिकग्निशन देगी, कैंडिडेट्स को रिकग्निशन देगी, नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट करेगी, राइट। फिर पार्टीज़ को सिंबल प्रोवाइड करेगी। ये सारा का सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। ये देखेगी कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है। कैंपेनिंग की लिमिटेशंस डिसाइड करेगी कि कितनी कैंपेनिंग कर सकते हैं कितनी नहीं, राइट। फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, वो भी कौन लगाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है कि भैया पोलिंग कराते समय गवर्नमेंट का कितना कितना स्टाफ उसको ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को कंपल्सरीली उतना स्टाफ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो हों, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स हों, या कोई भी स्टाफ जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, वो सब के सब अगर इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया है कि भैया मेरे को 100 लोग चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको 100 लोग प्रोवाइड करेगी इस काम को कराने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाना, उनको प्रिपेयर कराना, उनके सही फंक्शनिंग को चेक करना, सबका सब किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फ्रेगाइल या फिर सेंसिटिव काम कर रहा है पूरी कंट्री के लिए, एंड इट कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, राइट। तो ये हो गए आपके इलेक्शन कमीशन के सारे फंक्शंस। टॉपिक्स हमने सारे कंक्लूड कर लिए हैं। नहीं, बाकी है, एक टॉपिक बाकी है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पता नहीं यहाँ कैसे मिस हो गया। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब यहाँ पर चैलेंजेस का क्या मतलब है? Whenever you say the word challenge, मतलब कि कोई भी काम जब आप कर रहे हैं
तो उसके बीच में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ आ सकती हैं जो उस काम को ठीक से होने में रोक देंगी। ठीक है, उसको आप कहते हैं चैलेंजेस। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस, मतलब को रोकने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। देखो, सिंपल सिंपल चीज़ों में दिमाग लगाएं पहले हम। जो एक पार्टी अभी पावर में है, ठीक है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ कर सकती है, अपने पोस्ट का यूज़ कर सकती है दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, या दूसरों पर ज़बरदस्ती वोटिंग का एक प्रेशर डालने के लिए। ठीक है, नेगेटिव कैंपेनिंग जो होती है जिसमें मेल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जिसमें लिकर या दूसरे रिसोर्सेज को, कैश को फ्री में लोगों को बांटा जा रहा है, फ्री बीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं बेसिकली। ठीक है, फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो भले जीते नहीं, ठीक है, भले खुद हार जाएं, लेकिन क्योंकि उनके पास एक फाइनेंशियल पावर ज़्यादा है, उनके पास एक पुरानी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश्ड है, जिसकी मदद से वो क्या करती हैं, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज हो रही हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे आ रहे हैं, उनका नुकसान कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है ना। वही बात हुई कि जीतने के दो ही तरीके हैं, या तो आप मेहनत करके आगे बढ़ जाएं, या तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है आप उसको पीछे खींच लें। ठीक है, तो भले कुछ पार्टीज़ खुद जीतने पे फोकस नहीं कर रही हैं, ठीक है, भले खुद हार रही हैं, लेकिन दूसरी पार्टीज़ को जीतने में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। ठीक है, फिर कुछ कैंडिडेट्स जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिसोर्सेज वाले हैं, वो फाइनेंस का गलत यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो वोट्स को खरीद सकते हैं, वोटर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, वो टिकट्स खरीद कर क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। राइट, मतलब बेसिकली पावर को गेन करने के लिए बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पर होंगी जो एज अ चैलेंज एक्ट करेंगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। डन। फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, बहुत सारी पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। पोलिंग बूथ्स की रिगिंग होती है। रिगिंग का मतलब क्या होता है, पोलिंग बूथ्स के बाहर आप उनको एक तरीके से वोटर्स को एक सिंपल तरीके से आप वोट करने नहीं जाने दे रहे, है ना। मतलब आपने पूरी की पूरी एक पोलिंग बूथ को एक तरीके से हम कहें कि हाईजैक कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके की हरकतें कहाँ पर होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक चैलेंज है, और ये वाकई आपकी कंट्री में होती हैं। ठीक है, नॉर्मल इलेक्शंस में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटी के बेसिस पे या किसी एक सेंसिटिव इशू के ऊपर क्या करेंगे, वोट्स मांगेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। राइट, और इन इलेक्शंस में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, इनसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन कमीशन के पास सारी पावर्स हैं तो, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है जो ग्रास रूट लेवल तक जाकर ऐसे चैलेंजेस को ख़त्म करे। ठीक है, क्या उनको कन्फ्रंट करे। इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिगिंग हो रही है या किस तरीके से वोटर्स को ख़रीदा जा रहा है। राइट, फिर सिटीजन्स को अवेयर करना ज़रूरी है, वोटर्स को अवेयर करना ज़रूरी है कि भाई आपको कोई कितना भी पैसा दे या आप लालच में आकर वोट ना करें। ठीक है, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपको थोड़े से वोट के लिए लालच दे रहा है, कल को वो आपके नुकसान के लिए भी कहीं पर पैसा यूज़ कर सकता है। राइट, फिर ईवीएम मशीन्स का ध्यान रखा जाए। जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उसके काम पर नज़र रखी जानी चाहिए। राइट, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए कि आप एक लिमिट से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में है ये सारे के सारे कंटेक्स्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया कैंपेनिंग में कितना पैसा यूज़ कर सकते हो, रूरल एरिया में कितना कर सकते हो, या फिर लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना कर सकते हो, और आपके जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं उनके लिए कितना खर्चा कर सकते हो। लेकिन कितना हिसाब सामने आ रहा है और कितना पीठ पीछे आपके जा रहा है, लोगों को फ्री में बट रहा है, इन चीज़ों का हिसाब रखना ज़रूरी है। ठीक है, सो हियर ऑनवर्ड्स पूरे चैप्टर को हमने कंक्लूड तो कर दिया है। एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, दैट दोज आर इम्पॉर्टेंट। फिर पॉलिटिकल कंपटीशन, कोई आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ ले तो पूछ ले, है ना।
इंडियन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए या MCQs में आ सकता है, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वोटर लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के बारे में या नॉमिनेशन की एज के बारे में पूछा जा सकता है इन MCQ और इन 1 वर्ड, राइट। फिर इलेक्शन कैंपेन इज इम्पॉर्टेंट, पोलिंग एंड काउंटिंग तो एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई आप एक शॉर्ट नोट या एक डिटेल्ड नोट लिख दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर या उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो पावर्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड चैलेंजेस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। डन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पूरा चैप्टर हमने एक ही लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश की है ताकि जब आप रिवाइज़ करें या आप पढ़ें तो बिना किसी एक इंटरप्शन के आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी कोई गैप ना क्रिएट हो, फाइन। तो अगर आपको चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसके पहले के बेसिक्स अगर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर है, वहाँ से देख सकते हैं, राइट। और अगर नहीं भी मिलता है तो आप 8th स्टैंडर्ड में जाकर एक बेसिक जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं, फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर्स को समअप करने की कोशिश करूं तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे लेक्चर्स और ज़्यादा सामने आ सके, फाइन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।